फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है कुछ हमारे परीक्षा बोर्ड में जो नया चीज़ें आई हैं ज़रा उन्हें देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको नवंबर के लास्ट में जो है क्या बिंब बताऊंगी आगे का। पर देखो, आप अपनी परीक्षा बोर्ड में देखोगे जो 2023 की है, तो उसमें अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो बिंब का टॉपिक तो दिया, पर बिंब को जो इतने अच्छे से उन्होंने बताया नहीं ना। उसमें कोई डेफिनेशन बताई कितने प्रकार के होते हैं, बिंब को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। हाँ, आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लेंगे कि कविता में बिंब विधान, जैसे ये क्वेश्चन दी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो कविता में बिंब क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो कविता में बिंब इस तरीके से आएंगे। बिंब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कितने टाइप के होते हैं, और उनकी जो डेफिनेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हालांकि वो डेफिनेशन वगैरह नहीं आएंगी क्योंकि आपकी परीक्षा बोर्ड में इस तरीके से कविता में बिंब करके बोला है। तो आपको बस उस क्वेश्चन में आंसर देना है कि कविता में जो है बिंब किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हमारे दिमाग में छप जाते हैं। इस तरीके से और भी जैसे टॉपिक है, जैसे बिंब हो गया, शब्द युग्म, प्रकार हो गया, इन सबके टॉपिक तो दिए, पर अंदर अगर आप परीक्षा बोर्ड में देखोगे तो इतने डिटेल में कुछ भी नहीं है। शब्द युग्म एवं प्रकार का भी ऐसा कुछ नहीं है। तो यही क्वेश्चन बिंब विधान के दिए और हम जो है इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आएगा तो इनमें से ही आएगा। और इससे ज़्यादा क्योंकि आपकी परीक्षा बोर्ड में ही नहीं दिया है ऐसा कुछ, ना ऐसा बुक में ऐसा कुछ है, तो आपको नहीं होगा। शब्द युग्म प्रकार का भी ऐसा कुछ नहीं है अलग से क्वेश्चन वगैरह में। जितना मैंने आपको पढ़ा है उतना तो आपने पढ़ लिया, तो इतना बहुत है। तो पहले वाली वीडियो में जो मैं आपको छंद पढ़ा चुकी हूँ, मैंने सारे छंद पढ़ा दिए, पर रुबाइया छंद में आपको एक बार और बता देती हूँ। तो रुबाइया छंद भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं एक बार और आपको रुबाइया छंद पढ़ा देती हूँ, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में एक बार और अच्छी डेफिनेशन, सटीक डेफिनेशन है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और आपको जो मैंने कविता क्या है ये मैं आपको बता चुकी थी, पर जो आपका ये जो है ना कविता क्या है, तो ये परीक्षा बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम इन्हें भी देख लेंगे, क्योंकि अगर कविता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लें। कविता में ही जो है आपका बिंब करके जो है क्वेश्चन है कि कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझा कर लिखिए। तो इस तरीके से बिंब का क्वेश्चन आएगा, इसलिए जो मैं आपको कविता का भी पढ़ा देती हूँ। अगर आते हैं क्वेश्चन तो आप इन्हें कर लें। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने आपसे बोला था डिस्कस करने को पहले का, वो सब जो है हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मेरे को एक बार परीक्षा बोर्ड आ जाती तो एकदम क्लियर हो जाता है कि परीक्षा बोर्ड में टॉपिक ऐसे दिए रहते और उसके अंदर डिटेल में नहीं दिया रहता, क्योंकि बुक में तो है ही नहीं ये। इसलिए जो है मैं रुकी हुई थी। अब हम जो है शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले बात करते हैं कि कविता का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है वह जो है कविता कहलाती है। यानी जो काव्यात्मक, यानी जिसमें छंद, अलंकार, इन सब का जो है यूज़ होता है, प्रयोग होता है, या कवि की कृति, जो कोई कवि और उसने जो है कोई कृति लिखी है, यानी कोई रचना की है। तो क्या है, छंदों की श्रृंखलाओं में, तो जितने भी हमारे छंद होते हैं तो इन कृतियों में जो है कवि की जो कृतियाँ होती हैं उनमें जो छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत यानी लाइन वाइज सिस्टम के तरीके से तो बांधी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। ये और कविता को बताया गया है कि कविता वह काव्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोयोग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना व मनोभाव का प्रभाव डाला जाता है, वो कविता कहलाती है। इसमें क्या बोल रहा है कि कविता वह काव्य रचना है जिसमें चित्त यानी जो हमारा मन होता है, कि जो हमारा मन है वो किसी रस या मनोयोग से पूर्ण हो। यानी आप किसी कविता को पढ़ रहे हो और आप किसी चीज़ में आपका मन लग गया कि पेड़ के बारे में, तो उस चीज़ से आप क्या रस से पूर्ण हो गए, के अंदर क्या भाव जगे, तो वही उस भाव से क्या पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा, यानी कुछ चुने हुए शब्द हैं उससे क्या हो रहा है, कल्पना व मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। तो कवि जो है कविता में जो कल्पना करता है वही कल्पना और उसके मनोवेगों, यानी उसके मन में जो क्या चल रहा है कवि के, उसका जो हम पे प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। आपसे 2 नंबर में पूछे कविता क्या है तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा। आप इसे अपने मन से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदी के मेन वर्ड है, जैसे चित्त, मन, मैंने आपको बता दी क्या होता है, तो आप उसे चित्ती लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी से आप जो है अपनी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे नीचे क्या बोल रहा है कि कविता के 4 सौंदर्य तत्व होते हैं। अब कविता के अगर आपसे पूछ लें ऑब्जेक्टिव में तो कितने सौंदर्य तत्व होते हैं, 4। पहला कौन सा, भाव सौंदर्य तत्व, दूसरा विचार सौंदर्य तत्व, और तीसरा नाद सौंदर्य तत्व, और चौथा अप्रस्तुत योजना सौंदर्य।
आपको इस चारों को बस याद रखना है, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। नीचे क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि कोई भी जो दे देंगे उनके अनुसार आपको जो बताना है कविता क्या है। ऐसे वो क्वेश्चन में बोल देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइए कि कविता क्या है। इसलिए आप जो नीचे वाली डेफिनेशन याद रखना। अगर ऐसे आती है तो आप इसमें भी आंसर वही लिखना, और अगर वैसे भी आती तो भी आप इसमें आंसर वही लिखोगे तो भी सही है। दो बार आपको जो याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी भी समझ में नहीं आया कविता क्या है तो सिंपल वे में समझिए कि अगर आप कवि जो है कोई भी कृति कर रहा है और उसमें जो है आपको उसमें रस की अनुभूति हो रही है, उनके मनोभाव का जो है आपको अनुभूति हो रही है, जिससे आपको आनंद मिल रहा है, तो वो क्या है, कविता है। उससे क्या हो रहा है कि कवि ने जो कृति लिखी उससे हमारे अंदर जो है उस कविता का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कविता है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में कि अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है ऐसे याद रखेंगे तो आप लिख देंगे। तो अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता ना किसी पे भी लिख सकते हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पर्वत हो, या वो सूर्य हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि यानी हमारी जो सृष्टि, हमारी जो दुनिया है, उसके साथ क्या होता है, मनुष्य के रागात्मक संबंध होते हैं की रक्षा और निर्वाह होता है। हमारे जो रागात्मक संबंध भी होते हैं, उससे हमारी रक्षा भी होती है और निर्वाह भी होता है। जैसे कवि क्या करता है, कविता में जो है पेड़ की तुलना हमसे कर दी, जैसे उस तरीके से वो क्या है, संबंध बताता है कि पेड़ का संबंध किससे, मनुष्य से। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। और क्या होता है, निर्वाह होता है। निर्वाह क्या होता है कि किसी चीज़ का चलन या जो है कोई परंपरा चली आ रही तो उसे जो है बरकरार रखना। ये क्या बोल रहा है, इसमें रागों या वेग स्वरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे राग हो यानी जो हमारे मन में जो उठ रहा है उनका क्या करता है, सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य यानी सृष्टि के साथ तालमेल करके जो है कविता क्या करती है, मानव जीवन के व्यापकत्व की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यानी जो है सृष्टि के साथ हमारा अनुभव क्या है उन सब का जो है वो प्रयास करती है। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को इस तरीके से परिभाषित किया है। हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कविता क्या है, तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। से हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कविता जो है कैसे बनती है। तो इसका आंसर आप देखिए, आप घबराइए मत, आप सिर्फ जो है आंसर देखते चली जाइए और समझते चली जाइए। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है कि शब्दों के खेल परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति गति, बिंब संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर पर जो है आदि से कविता बनती है। मतलब क्या है कि शब्दों के खेल, भाई जब तक शब्द नहीं होंगे तो कविता नहीं बनेगी। परिवेश के अनुसार शब्द चयन से, अब आप घर में हो तो आप घर में कैसे देख के कविता लिखोगे, या तो आप किसी कुर्सी पे लिख दोगे। अब आप बाहर हो तो आप किसी पेड़ को देख के लिखोगे या किसी चिड़िया को देख के लिखोगे। तो वही बोल रहे कि परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, और जो हमारे शब्दों या वाक्यों में लय तुक लगती है, जो वाक्य संरचना होती है वो, यति गति, बिंब, बिंब में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। जब तक हमारे दिमाग में इमेज नहीं बनेगी, वो संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। इसी के साथ जो है छोटे तौर पर यानी संक्षिप्तता के साथ साथ क्या विभिन्न अर्थ स्तर पर जो है कविता बनती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कविता कैसे बनती है, तो आपको ये आंसर बस 2 लाइन का ही देना है, इतना ज़्यादा जो दिया है ये सब नहीं देना है। कि आप जो मंजिल के आगे अगर आपको और लिखना है तो आप और लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, जब दिल में सवालों का तूफान उठने लगे, ये रटने जैसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत की भावनाएं उफान मारने लगे, मन में कुछ कहने की ललक हो और शब्दों के अभाव को पूरा करने के लिए कविता का अवतरण होता है। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो। जब जो हमारे मन में किसी भी चीज़ का, सवालों का जो है तूफान उठने लगे, किसी भी सवाल का, मोहब्बत की भावना, अब आप पेड़ के लिए लिख रहे हो तो उसके लिए आपका क्या प्यार है उसके लिए, तो उसकी भावनाएं उफान मारने लगे, मन में कुछ कहने की ललक हो। अब पेड़ को देखकर आपको उसके मन में कुछ तो होगा कि वो जो पेड़ को देखकर कुछ कहेगा, कि पेड़ कितने कीमती होते हैं, हमें जो है सब चीज़ उनसे ही मिलती है। तो वही जो कुछ कहने की ललक हो
तो शब्दों के अभाव को पूरा करने के लिए, अब शब्दों के जो अभाव है उसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम कविता लिखते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि कविता का अवतरण होता है। तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है और इसमें आपको रटने जैसा कुछ नहीं था, आप याद कर लोगे। बाकी जो इतना कुछ लिखा है इतना इतना सारा नहीं लिखना है। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है। पहले इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण हम शब्द चयन को ही कह सकते हैं। शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों का चयन कविता के भाव रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। कवि अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की अनेक प्रकार से योजना करता है और एक प्रभावशाली कविता रच देता है। इस प्रकार शब्द अर्थ के सहभाव काव्य सृजन की पहली शर्त है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कविता में कि जो कविता में शब्द चयन है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व यही है कि जब तक शब्द के चयन जो है हम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं करेंगे तो कविता हमारी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शब्दों से मेल जोल कविता की पहली शर्त है, यानी जो शब्दों का मेल जोल होता है वही जो है कविता की पहली शर्त है, क्योंकि अगर शब्द अच्छे तो सब अच्छा है। आगे क्या बोल रहा है कि शब्दों का चयन कविता के भाव रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं, आपके वर्ड अच्छे हैं तो क्या होगा, कविता का जो भाव रूप है उसको क्या करेगा, पूर्ण और आकर्षक बनाता है। यानी अगर आप पढ़ रहे हो, आपने ये पढ़ा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अगर आप ये लाइनों में देखोगे तो यहाँ पे जो शब्द का चयन बहुत ही अच्छे से किया है कि इसके जो है भाव रूप को पूर्ण और आकर्षक बनाता है। यानी जो है आप पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप अगर उसको देखोगे तो आपको तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे क्या बोल रहा है कि कवि की कल्पना शब्दों के सार्थक और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। बात क्या बोल रहा है कि कवि की जो कल्पना होती है वो क्या होती है, शब्दों के सार्थक, यानी शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, सिद्ध होने चाहिए और उचित प्रयोग द्वारा ही साकार होती है। और उनके जो प्रयोग है वो उचित होना चाहिए, यानी सही शब्द का सही तरीके से यूज होना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, कवि जो है अपने हृदय की बात को क्या अभिव्यक्त करने के लिए क्या करता है कि भाषा की अनेक प्रकार से योजना करता है। तो आप कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, यानी अगर आप किसी के सामने कोई बात बोल रहे हो, कोई बड़ा है, तो उसके सामने आप भाषा की क्या करोगे, उसका चयन करोगे कि हमें किस तरीके से कौन सी बात कैसे बोलना है। तो ऐसे ही जो कवि कविता लिखता है तो वो भी इस तरीके से यही करता है कि भाषा की अनेक प्रकार से योजना करता है। आगे क्या बोल रहा है कि और एक प्रभावशाली कविता रच देता है। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, एक प्रभावशाली जो है कविता रच देता है। लास्ट में यही बोल रहा है कि इस प्रकार शब्द अर्थ के सहभाव काव्य सृजन की पहली शर्त है, यानी जो शब्द चयन है वो जो है काव्य की पहली शर्त है। इस तरीके से आपको समझना है, अगर पेपर में आता है तो आप कर लेंगे। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाक्य संरचना का क्या महत्व है। अभी यहाँ पे ये ऐसे भी पूछ लेंगे, ऐसे सबको पूछेंगे शब्द चयन वाक्य का क्या महत्व है, तो आप ये भी जान लो कि इसका भी क्या महत्व है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने पढ़ा है और आपने जान लिया है तो आप लिख देंगे मन से। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में ही आएंगे। पे क्या बोल रहे हैं कि शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है, यानी जो शब्द होते हैं ना, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। आगे क्या कह रहा है, एक अच्छी कविता की भाषा प्रचलित एवं सहज हो तो संरचना ऐसी कि पाठकों को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बहुत महत्व होता है। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली को ही शैली कहते हैं। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, पर्याय रख देने से कविता का भाव ही बदल जाता है। जैसे पड़ती है पैरों पर चोट जब, तो चोट कील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गढ़ती अंगुलियों में। अच्छी कविता के लिए क्या होता है कि भाषा प्रचलित और सहज हो, यानी वो भाषा क्या हो, प्रचलन में हो, लोगों को मालूम हो आप कौन सी भाषा में लिख रहे हो जिससे वो पढ़ सके। किंतु संरचना ऐसी कि पाठकों को नहीं लगे, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि नया हो, नया नया लोग जो पढ़ना अच्छा लगता है उन्हें। ऐसे आगे क्या बोल रहा है, कविता में संकेतों का बहुत महत्व होता है। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियों को ही शैली कहते हैं। वाक्य जो गढ़ते हैं हम, जो बनाते हैं, उसकी विशिष्ट जो प्रणाली होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, शैली कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। ये बोल रहा है कि कविता में जो है शब्दों के पर्यायवाची नहीं होते। क्यों? क्योंकि पर्याय रख देने से कविता का भाव ही बदल जाता है।
आपने पेड़ रख लिया और उसका पर्याय तरु होता है, तो इससे क्या है, चेंज हो जाता है। अगर आप पेड़ों को पेड़ रखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने तरु रख दिया तो क्या होगा, वो दूसरे वे में यूज़ होगा उसका। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये पंक्तियों के माध्यम से यही बता रहे हैं। नीचे क्या लिखा है, यहाँ यदि चोट की जगह मार शब्द का प्रयोग करें तो पूरी कविता का जो है भाव बदल जाएगा। यहाँ पे यही, अगर आपने चोट की जगह जो है मार शब्द का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, कविता का भाव बदल जाएगा, जिससे जो है पूरी कविता चेंज ही हो जाएगी। ने वो वाला सुना, रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे, मोती मानुष चून। तो जिस तरीके से पानी शब्द का अलग अलग मतलब है, तो उस तरीके से अगर आप इसमें भी ऐसा करोगे तो क्या होगा, कविता का भाव जो है बदल जाएगा। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है, कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाकर लिखिए। अब कविता में जो है बिंब का क्या मतलब है और इसमें छंद का क्या महत्व होता है। जो बाहर ब्लूप्रिंट में दिया था बिंब, वो इस तरीके का क्वेश्चन ही आएगा बिंब का, क्योंकि कुछ है ही नहीं परीक्षा बोर्ड में। और मैं क्या बोल रहा है कि कविता में बिंब और छंद के महत्व को समझाकर लिखिए, यानी कविता में बिंब जो है किस तरीके से यूज होता है उसका, और छंद का जो है क्या महत्व है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो पहले उसे देखते। कविता लेखन में बिंब और छंद का बड़ा महत्व होता है। छंद कविता के आंतरिक लय होते हैं और बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सिद्ध होते हैं। छंद क्या करते, कविता के आंतरिक लय होते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं और उसमें जो छंद हो वो किससे आंतरिक तरीके से हमें जो है महसूस होते हैं, या हमें जो है पता चलते हैं कि ये छंद है। और आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिंब कविता के भाव को इंद्रियों की सहायता से, और जो हम कविता पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, बिंब इसमें काम करते हैं क्या, कि कविता के भाव को, जो कविता के भाव होते हैं उन्हें किससे महसूस करते हैं, इंद्रियों की सहायता से पकड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। फूल का बिंब बन रहा है तो वो हमारे मस्तिष्क में बन जाएगा, और फूल की जो सुगंध है वो हमें महसूस होने लगेगी। तरीके से जो है कविता में बिंब बनते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि कविता के भाव को समझने के लिए इंद्रियां ही सबसे सुलभ साधन होती है। अगर हमें कविता के भाव समझना है तो उसमें जो इंद्रियां हमारी होती है ना, आँख कान नाक मुँह, यही जो है सबसे सुलभ साधन होती हैं। हमारी जो बाहरी संवेदना होती वे हमारे मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। यानी जो हमारी बाहरी संवेदना होती है, मान लो हम आँख से कुछ देख रहे हैं तो देखकर जो हमारे मस्तिष्क पर कुछ बन जाता है, तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि हमारे मन के स्तर पर जो बिंब के रूप में बदल जाती है, यानी चित्र के रूप में वो हमारे दिमाग में बन जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, जब किसी कविता का पठन वाचन या श्रवण करते, यानी जब किसी कविता को पढ़ते या सुनते हैं तो कविता में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों को सुनकर हमारे मन में कुछ चित्र उभरने लगते हैं। मान लो जैसे हम कोई कविता पढ़ रहे हो, उसमें जो फूल की बात हो रही है, यानी फूल हमारे दिमाग में बन जाएगा, तो कुछ मेन जो चित्र होते हैं वो हमारे दिमाग में क्या बन जाते हैं। जैसे चिड़िया घूम रही है तो चिड़िया का जो चित्र बन जाएगा। आगे क्या लिखा है कि यह चित्र ही बिंब होते हैं और यही स्मृति चित्रों यानी बिंबों के सहारे कविता के भाव को समझ पाते हैं और कविता में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं। तो ये चित्र बनते हैं हमारे दिमाग में, तो यही इसे हम क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं। और यही स्मृति चित्रों यानी बिंबों के सहारे कविता के भावों को समझते हैं और कविता में स्वयं की अनुभूति करने लगते हैं। यानी जो चित्र हमारे दिमाग में बनते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कविता के भाव को समझ पाते हैं और इससे हमें अनुभूति मिलती है कविता को समझने की। जो छंद है उसका क्या बोल रहा है कि छंद कविता के आंतरिक लय होते, छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व होते। जब तक कविता लय नहीं पकड़ पाती तब तक ना तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है, ना ही जो है कविता का आनंद लिया जा सकता है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। इसलिए कविता लेखन में बिंब और छंद का विशेष महत्व है। कविता की रचना में इनका प्रयोग करके जो है कविता को पूर्णता दी जा सकती है। छंद होता है वो कविता का आंतरिक लय होता है, ये आपको पता है। छंद कविता के लिए आवश्यक तत्व होते, छंद भी क्या होते, कविता के लिए आवश्यक तत्व होते, क्योंकि इसके बिना जो कविता अच्छी नहीं लगेगी। जब तक कविता नहीं पकड़ पाती तब तक ना तो कविता में रस की अनुभूति की जा सकती है। तो जैसे ये चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो क्या ये लय पकड़ी हुई हैं, ये छंद के माध्यम से लय पकड़ी हुई हैं। मैं अगर आपसे कोई और चीज़ बोलूँ, जैसे एक पेड़ था या इस तरीके से कुछ भी कोई लाइन बोलती पर उसमें क्या लय नहीं है, या बहुत सारा पैराग्राफ बोल दिए और उसमें क्या लय नहीं है, तो आपको उसको पढ़ने में क्या मज़ा नहीं आएगा। तो वही बात जो यहाँ लिखी हुई है। आगे यही बोल रहा है कि छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना, यानी अगर आपको छंद के बारे में नहीं पता तो उसके बिना क्या होगा, आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है।
यानी जो आंतरिक लय से कविता अच्छी बनती ना तो वो असंभव होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है नीचे कि कविता लेखन में बिंब और छंद का क्या है, विशेष महत्व है। लास्ट में आपको इस तरीके से ही बताना है कि कविता में जो है बिंब और छंद का विशेष महत्व है। कविता की रचना में इनका प्रयोग करके ही कविता को पूर्णता दी जा सकती है। तो अब जो इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये जो इतना बड़ा आंसर दिया, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, दोनों की 2-2 लाइन लिखनी है। यानी बिंब की 2 लाइन लिख दीजिएगा या 2.5 लाइन, और छंद की जो है 2 या 2.5 लाइन। इतना लिखेंगे तो बहुत है, आपको इतना सारा नहीं लिखना। जितना आपको समझ में आ गया आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन या तो 2 या 3 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो है कविता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं कि जितने भी परीक्षा बोर्ड में थे ये जो आए हुए थे, इनमें से कोई कविता का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आएगा। ये भी जान लिया कि बिंब का जो टॉपिक दिया था उससे जो क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछेगा कि कविता में बिंब का क्या यूज़ है, और कुछ बिंब के बारे में नहीं दिया है। जो है हम एक बार और फिर से रुबाइया छंद की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार और अच्छे से आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगी। आगे हम जो है अगर ऐसे और भी क्वेश्चन मुझे परीक्षा बोर्ड में मिलते हैं कविता या ऐसे क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं पढ़े, तो वो हम जो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ लेंगे। बाकी हमारा जो है अनुच्छेद लेखन ही बचा है, और जो है शुद्ध वाक्य बच्चे पढ़ने को। यहाँ पे जो ये सांग रूपक अलंकार रुबाइया छंद दोनों की जो परीक्षा बोर्ड जो नई वाली है उसमें दिए डेफिनेशन। अगर आपको नहीं मिली हो तो आप परीक्षा बोर्ड में देख लेना, आपको मिल जाएगी। रुबाइया छंद में पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको देखना है इसमें तो इसकी डेफिनेशन कैसी आई है। तो रुबाइया छंद की जैसे मैंने पढ़ाई थी वैसी ही आई है कि रुबाइया जो है उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति एक जैसी मात्रा पर खत्म होती है, मगर तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, और वो जो है रुबाइया छंद कहलाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से दी है। इसकी जो पहली, दूसरी और जो चौथी पंक्ति होती है से आप पढ़ोगे तो वो एक जैसी मात्रा पर ही खत्म होती है, लेकिन जो उसकी तीसरी पंक्ति होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वो अपने हिसाब से रहती है। तो वही जो है रुबाइया छंद कहलाता है। जो है मैं आपको उदाहरण भी इसका यही वाला बता चुकी थी कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसको देखो कि इसकी पहली, दूसरी और जो चौथी पंक्ति में सेम मात्राएं जैसा होगा, लेकिन जो उसकी तीसरी पंक्ति आपने देखो कि देती है तो लास्ट में इस तरीके से आ गया, तो वही जो है रुबाइया छंद है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति पे जो है बड़ी की मात्रा से ही खत्म हो रही है, जो तीसरी पंक्ति उसमें देती है, देती के बाद क्या आ गया, है आ गया, तो इस तरीके से वो स्वतंत्र होती है। तो यही जो है रुबाइया छंद होता है। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रही थी तो ये और सिंपल है, आपको याद हो जाएगी। और परीक्षा बोर्ड में शब्द युग्म प्रकार का जो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको बता दूं उसमें से, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया वैसा ही पढ़ लीजिए। अगर आता है ज़्यादा यही आएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द यही जो है आते हैं वैसे ही आएगा, और ज़्यादा हटके कुछ नहीं आएगा। परीक्षा बोर्ड में नहीं दिया ऐसा कुछ भी। बाकी अनुच्छेद लेखन और जो है वाक्य शुद्धिकरण बचा है तो वो मैं आपको अभी पढ़ा दूंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप ये सब पढ़ लेंगे और समझते चले जाएंगे।